नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। भाऊ तोरसेकर जी जुड़ गए हैं मुंबई से। स्वागत कर लेते हैं भाऊ। बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। नमस्कार भाऊ। जून 2024 में जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंचे थे, तो उनकी आंखों में बहुत कुछ था। गिला भी था, शिकवा भी था, कुछ कहना भी नहीं चाहते थे। बहुत कुछ उनकी आंखें कह भी रही थी। और उसके बाद हमने देखा लोकसभा के भीतर, राज्यसभा के भीतर विपक्ष का जो कुल मिलाकर के बॉडी लैंग्वेज था, जो कड़वी जबान थी, वो जो तंज कसे जा रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये तो रेत की गिरती हुई सी दीवार है, कब भर भरा करके गिर जाएगी, कुछ पता नहीं है, ये तो अल्पमत सरकार है। इस तरह की एक तरह से फब्तियां कसी गई। लेकिन संभवतः प्रधानमंत्री का चेहरा, आंखें और बहुत कुछ पब्लिक ने पढ़ लिया। और उसके बाद बांग्लादेश की घटनाएं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटनाएं, और इसके बाद हमने देखा है कि हिंदुओं का एकत्रीकरण, ध्रुवीकरण, बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे। ये चीजें हमने हरियाणा में भी काम करते हुए देखी, महाराष्ट्र में भी, दिल्ली में भी, बिहार में भी, और अब बंगाल में भी देख रहे हैं। जो एग्जिट पोल के नतीजे 5 राज्यों के आए हैं, वो हमारे और दर्शकों के सामने हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 240 पर अटक गई थी, 272 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई थी, और उसके बाद 4 राज्यों में उसके अपने मुख्यमंत्री बनना, और अब ये 5वें राज्य में मुख्यमंत्री बनने के बिल्कुल किनारे खड़े हैं, कगार पर खड़े हैं, सिंहासन के पास खड़े हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? एक मानो तो मेरा जो दिमाग चल रहा है, मैं हमेशा बोलता हूँ मैं साइको पॉलिटिकल एनालिसिस करता हूँ। तो मैंने जो 2024 के चुनाव के पहले 6 महीने एक किताब लिखी थी चुनाव पर ही, तो उसका नाम दिया था अश्वमेध। और मैंने जो अश्वमेध थियरी लिखी थी, तो मैंने बोला था कि मोदी जी चुनाव नहीं लड़ रही है, अश्वमेध अश्वमेध की लड़ाई। और अश्वमेध की कंसेप्ट ये होती है कि एक सेंटर की केंद्रीय सत्ता होती है, चक्रवर्ती राजा होता है, और उसके नीचे अपने अपने इलाके के राजा होते हैं, लेकिन वो पूरा एक ढांचा होता है, संघ राज्य होता है। तो संघ राज्य को धक्का ना लगे, इसकी जिम्मेदारी चक्रवर्ती पर होती है। और अगर कोई छछोरापन करे, कोई क्या बोलते हैं, मिस्चिफ करने की कोशिश करे, तो उसको सीधा करना वही उसकी जिम्मेदारी होती है। और उसके लिए एक केंद्रीय राजा, खुद को केंद्रीय राजा घोषित करने के लिए जो यज्ञ करता है, उसको अश्वमेध बोला जाता है। वो किसी राजा की जमीन छीन नहीं लेता, उसका राजपाट छीन नहीं लेता, वो छोड़ देता है घोड़ा और बोलता है तू मेरी केंद्रीय हुकूमत मान लो, तो तुम्हारा राज्य तुम्हारे पास रहेगा। और दूसरे देशों से होने वाले जो रिलेशंस है, संबंध है, उस पर मेरी अथॉरिटी रहेगी। और बाकी आपस में झगड़ा ना हो, इसके लिए भी जिम्मेदारी मुझ पर रहेगी। ये जिम्मेदारी उठाने वाला केंद्र होता है, चक्रवर्ती होता है। और उसको अगर तुम रोकना चाहो तो घोड़ा रोको, फिर लड़ाई होगी, वरना लड़ाई नहीं होती। और इसलिए जो थियरी मैंने पेश की थी कि 2024 का चुनाव मोदी जी के लिए चुनाव नहीं है, केंद्र सत्ता मजबूत करना और संघ राज्य मजबूत करना था। स्टेट ऑफ यूनियन जिसको बोलते हैं, वो मजबूत करना था। लेकिन ये टूट पड़े उस पर। और देखो, जहां जहां मोदी जी को या बीजेपी को हराया है और परेशान करने की कोशिश किया, वो एक एक राज्य उनसे छीना गया है। जो हम देखते हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, जहां जहां पछाड़ने की कोशिश की बीजेपी को,
बिल्कुल वो राज्य आज अपोजिशन के हाथ से छिटक रहे। आपको याद होगा 2014 के बाद मोदी जी आए, उन्होंने अपनी पार्टी और अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने अलग अलग राज्यों में फैलाने की कोशिश जरूर की, लेकिन उन पार्टियों को खत्म करने की कोशिश नहीं की। तुम्हारी राजनीति करो, हमारे लोकल लीडर, हमारी विचारधारा के लोकल लीडर आपसे लड़ते रहेंगे। केंद्र का और आपका पॉलिटिकल झगड़ा नहीं है, वो स्टेट पार्टी के लेवल पर रहेगा, लेकिन कुछ लोग वो स्टेट का सेंटर के लेवल पर ले गए। अब मुझे बताइए कि अखिलेश यादव और सेंटर का क्या झगड़ा है? कुछ नहीं। हाँ, बीजेपी और उनकी लड़ाई योगी और अखिलेश की है, मैं मानता हूं, लेकिन मोदी से आपकी क्या लड़ाई है? वो आपके भी प्रधानमंत्री है। तो ये जो था वो अब एक्टिव हो गया, जो थियरी मैंने 2024 के चुनाव के पहले पेश की थी। तो एक एक राज्य छीना जाएगा, क्योंकि आपने घोड़ा रोका है, आपने सेंटर की अथॉरिटी को चैलेंज किया है, आपने संविधान को और संघीय ढांचे को चैलेंज किया है, तो आपको छीनना पड़ेगा, आपको हटाना पड़ेगा। और इनकी अब जो क्या बोलते हैं एग्जिट पोल आए, वो ममता को हारने के सब आसार दिखाई दे रहे। तो क्यों ये चुनाव आयोग को चैलेंज करेगी, ये सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करेगी? हर चीज गलत है। यानी आप भारत के संघ राज्य की संविधान आप नहीं मान रहे हो, तो आपको तो रोकना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, आपको हटाना पड़ेगा। तो ये 2024 के बाद ऐसे जो तत्व है, ऐसे जो पॉलिटिशियन है, उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उसका अगला कदम बंगाल में होने जा रहा है। भाव 2024 से कुछ समय पहले एक इंडी अलायंस खड़ा किया गया मोदी जी को रोकने के लिए, और उसमें कौन कौन चेहरे थे? उसमें महाराष्ट्र के भी उद्धव ठाकरे, शरद पवार, और फिर आप देखिए तो हेमंत सोरेन, इधर नीतीश कुमार इनके खेमे में थे उस समय, नीतीश अखिलेश कुमार ने तो यादव, शुरुआत की थी, जी हाँ, और बाद में आ गई वापस ममता बनर्जी, फारूक अब्दुल्ला, केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल, ये सारे चेहरे थे। एक एक करके जो अभी आपने कहा है अश्वमेध के संदर्भ में, एक एक करके अगर हम इन सारे चेहरों पर नजर दौड़ाएं, तो बस फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे को छोड़ करके बाकी तो सारे आज सत्ता से बाहर हो गए हैं। और क्या दुर्दशा है, आज उद्धव ठाकरे को कौन पूछ रहा है, या शरद पवार की क्या पूछ रह गई है? ममता बनर्जी सत्ता से बाहर जाने वाली हैं, भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बनने जा रही है। अखिलेश यादव 3 में है ना 13 में है। नीतीश बाबू भी चलो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए थे, फिर मुख्यमंत्री बन गए, और जब इस बार भी पिछली बार भी जब उनको चांस दिया गया तो मुख्यमंत्री बनाया गया, इस बार भी 10वीं बार मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन अब वहां बीजेपी का मुख्यमंत्री है। तो जो प्रधानमंत्री को जिस मार्ग पर वो चल रहे हैं 2047 का विजन लेकर के कि मुझे विकसित राष्ट्र बनाना है, उसको रोकने के लिए जितनी ताकतें इकट्ठा हुई हैं, उनकी तो बहुत बुरी दशा होती जा रही है। कांग्रेस को देख लीजिए। नहीं, तो कांग्रेस की तो हालत बुरी है। कांग्रेस ये भूल चुकी है कि आजादी के आंदोलन के बाद हमको स्वतंत्रता मिली, उसके बाद 50 साल कांग्रेस ही सेंट्रल पार्टी थी। उनको हटाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन कोई सेंट्रल राष्ट्रीय पार्टी थी नहीं। बीजेपी ने आहिस्ते आहिस्ते एक सेंट्रल पार्टी बनने की कोशिश की, राष्ट्रीय पार्टी। आपको मालूम है जनता पार्टी ने भी कांग्रेस को हराया था, फिर जनता दल बन गया था। लेकिन जिस जिम्मेदारी से सेंटर की सत्ता चलानी चाहिए, इसकी जिम्मेदारी उठाने वाली समझ भी जो प्राइम मिनिस्टर बने उनके पास नहीं थी। और उसके बाद 84 के बाद बीजेपी के कुछ नेताओं ने, आरएसएस के कुछ नेताओं ने तय किया कि ये जिम्मेदारी हम उठाएंगे और कांग्रेस के लिए अल्टरनेटिव बन जाएंगे।
कांग्रेस अगर आउटडेटेड हो गई है तो देश को संभालने की जिम्मेदारी किसी ना किसी दल को राष्ट्रीय दल बनकर उठानी चाहिए। और बीजेपी ने 84 के बाद हमने देखा 24 तक, यानी 40 साल में बीजेपी कांग्रेस को रिप्लेस कर चुकी है। आज कांग्रेस नेशनल पार्टी टेक्निकली है, चुनाव आयोग के रूल्स रेगुलेशंस है, कानून है, उसके आधार पर कांग्रेस नेशनल पार्टी है, लेकिन है कहा 4 एमपी चुनने वाली हिमाचल प्रदेश, कुछ 12-15 एमपी चुनने वाला तेलंगाना और 11-12 ये चुनने वाला जो कोई केरल होगा वो उनके हाथ आएगा, और 26 एमपी चुनने वाला, 28 एमपी चुनने वाला कर्नाटक, यानी कुल मिलाकर 50 एमपी लोकसभा में भेजने वाले 3 राज्य नहीं है कांग्रेस के पास। लेकिन वो तो राहुल गांधी हो या कांग्रेस वाले ऐसी बातें करते कि आज वो सेंट्रल पार्टी है और बीजेपी मानो क्षेत्रीय पार्टी है। तो इसलिए ये जरूरी था, कांग्रेस अपनी करतूत से मर रही है, उसको कोई बचा नहीं सकता। उनको जैसे मैं मानता हूं कि बंगाल में पिछले 20-25 साल में कांग्रेस की विचारधारा बचाकर एक क्षेत्रीय पार्टी ममता दीदी ने बनाई, महाराष्ट्र में शरद पवार ने बनाई, यहाँ आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी जगनमोहन रेड्डी ने बनाई, वो कांग्रेस पार्टी है। लेकिन ये टुकड़े टुकड़े क्षेत्रीय पार्टियां बन गई है और सेंट्रल पार्टी के पास कुछ बचा नहीं है। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो या आपका हिमाचल वगैरह हो, वैसे जगह कांग्रेस एक क्षेत्रीय पार्टी बनकर रह गई है, क्योंकि वहां उनके पास कोई तगड़ा क्षेत्रीय नेता है, सिद्धरामैया हो या वो कोई और है, तो वो है, वो चला रहे। उसमें केंद्रीय पार्टी का, जैसे हमने अभी अभी देखा कि बंगाल का चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ाया गया। आज भी बंगाल में बीजेपी का कोई बड़ा नेता है ऐसा हम नहीं मान सकते। जैसे योगी जी हो, हेमंत विश्वा शर्मा हो, फडणवीस हो, ऐसे चेहरे अलग अलग राज्यों में उभरे हैं बीजेपी के लिए, लेकिन कांग्रेस के लिए ऐसा कोई चेहरा है नहीं। और इसलिए बीजेपी ने यानी मोदी जी ने अपने चेहरे पर यूपी जीता और योगी के हाथ में थोपा कि चलो तुम संभालो, तो योगी ने अपनी लीडरशिप कैपेसिटी दिखाई, हेमंत ने दिखाई। आज कांग्रेस में एक भी सेंट्रल लीडरशिप में ऐसा स्ट्रांग नेता नहीं है कि जो अपने कंधे पर पूरे राष्ट्रीय पार्टी की जिम्मेदारी उठाकर चलाए, जैसे इंदिरा गांधी थी। कुछ समय के लिए राजीव गांधी ने, या आप कह सकते हो सोनिया गांधी ने भी जिम्मेदारी निभाई, मैं मानता हूं, लेकिन राहुल गांधी को इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। तो इसलिए अगर दूसरी कोई सेंट्रल पार्टी नहीं है तो बाकी जो क्षेत्रीय पार्टियां क्षत्रप है उनको इस राजा के अंकित होकर रहना पड़ेगा। अगर नहीं रहोगे तो आपकी सत्ता खालसा की जाएगी, बर्खास्त की जाएगी, और यही हो रहा है। ममता दीदी सेंटर को चैलेंज दे रही थी, तो उसको खत्म करना जरूरी है। ऐसी पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं होनी चाहिए। जो उद्धव ने किया, जो शरद पवार ने किया, उनकी गलती थी, उनको क्षेत्र में रहना चाहिए था। आप क्षेत्र की बीजेपी से लड़ो, कोई बात नहीं, आप केंद्र की, और इसलिए 4 राजाओं को इकट्ठा करके आप खड़े हो गए तो नहीं होगा, क्योंकि ये संघ राज्य है और संघ राज्य इस देश की जनता को चाहिए। बहुत सारे साम्राज्य आए, सम्राट आए, एम्पायर आए, चले गए, सुल्तान बादशाह हो गए, लेकिन सत्ता बदली, फिर भी ये देश एक संघ राज्य रहा है, एक संघ राज्य रहा है। उसको कोई धक्का देगा तो किसी भी राज्य का वोटर या जनता उसका साथ नहीं देती। यही बंगाल का सबसे बड़ा सबक है। भाऊ, नरेंद्र मोदी को शासन करते हुए 25 वर्ष से अधिक हो गए, 13.5 साल तक गुजरात के चीफ मिनिस्टर, और अब करीब करीब 11.5 साल एज प्राइम मिनिस्टर। अच्छों की खोपड़ी खराब हो जाती है सत्ता के शीर्ष पर बैठ करके। क्या
ऐसा है नरेंद्र मोदी में कि इतने सालों के शासन के बावजूद, सर्वोच्च शिखर पर रहने के बावजूद उनका दिमाग खराब नहीं हुआ है और राज्य दर राज्य भारतीय जनता पार्टी को जितवाते जा रहे हैं। और जिन्होंने भी गुजरात में इनके साथ घात करने की कोशिश की, इनको फंसाने की कोशिश की, या जिन्होंने भी एज प्राइम मिनिस्टर इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, वो सब गर्त में मिलते चले गए। वो देखो, आप एक बात मत भूलो, आप राजा बनते हो, आपकी जिम्मेदारी होती है। जैसे राजा हमारे शिवाजी महाराज थे, तो उनको एक तरीके से साधु राजा माना गया, सन्यासी राजा माना गया, क्योंकि वो अपने लिए उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। इस देश का अभिमान था, उसके लिए किया। अगर देश के राष्ट्र के नेता बनते हो या किसी भी संस्थान के नेता बनते हो, तो वो संस्थान हो, संगठन हो, पार्टी हो या एक राज्य की सत्ता हो, वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होता, आपका वो अधिकार नहीं होता। जो अधिकार आपको मिलता है वो इसलिए मिलता है कि आप जनता की कल्याण की बात करो, उसके लिए कुछ करो। अगर वो भूल जाते हो तो आप अपना अधिकार जमाना शुरू करते हो और आप खुद का ही अस्त इनवाइट करते हो। बहुत सारे नेता हमने देखे हैं, अभी अभी दूर की बात नहीं है, जो हमारे उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़, वो अड़े बैठे कि प्राइम मिनिस्टर का दर्जा तो मेरे से दुर्गम होना चाहिए। यानी आप उस जो जिम्मेदारी है वो निभाने के बजाय अपने रुबाब पर, अपने प्रोटोकॉल पर अटक गए। वहां उन्होंने अपनी करियर का सत्यानाश कर लिया। उनके पहले वेंकैया नायडू थे, बहुत सारे उपराष्ट्रपति हुए। तो तो ये जो मेंटालिटी, उद्धव ठाकरे लीजिए, वो मुख्यमंत्री नहीं है, फिर भी उसी ढंग से उस मानसिकता में रहते। अखिलेश यादव को देखो आप, वो उस मानसिकता में रहते कि आज मैं यूपी का राजा हूं। नहीं हो भाई, 10 साल हो गए, 15 साल होने को आए, लेकिन वो उस मानसिकता से नहीं निकलते। तब वो भूल जाते कि ये देखो, हम देखते कि राजा होता है, उसके सर पर मुकुट होता है, किरीट होता है। वो क्यों होता है? सोने का होता है, बहुत वजनदार होता है कि आपकी गर्दन झुकी रहे। आप सीधी कर दोगे तो गिर जाएगा। आपका अहंकार आपको गर्दन सीधी करने पर बाध्य करता है और आपके हाथ से सत्ता और मुकुट निकल जाता है। जो राजा है, मोदी जी, वो जानते हैं वो कितने संयमी है, कितने सामने वाले का आदर करना जानते हैं। एक महिला कोई 40-50 साल की आती है, पैर छूने जाते, वो खड़े हो जाते, उसको रोकते हैं। ये क्या है? वो क्या है? अरे मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, कोई भी पैर छुए। हमारे यहाँ आदित्य ठाकरे बच्चा है और 60 साल के शिवसैनिक अगर उसके पैर छूने लगे तो मानो वो ब्रांड का सत्यानाश होने वाला है। खुद बाला साहब की बहुत सारी बातें मुझे मालूम है। वो सीनियरिटी को कभी इंसल्ट नहीं होने देते थे। वो बड़े थे, बड़े नेता थे, लेकिन शिवसेना में भी उनकी उम्र से भी ज्यादा लोग थे, उनका वो सम्मान रखते थे, उनको छोटा नहीं मानते थे। जहां उद्धव ठाकरे फंस गए वहां फंस गए। तो आपके पास अधिकार आता है तो जिम्मेदारी आती है, अधिकार के कंधे पर जिम्मेदारी बैठी होती है। आप भूल जाते हो कि जिम्मेदारी है और आप अधिकार का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो, तो आपका अंतकाल नजदीक आ जाता है। वो ममता का हुआ। यानी परसों में चकित था कि भवानीपुर उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां आखिरी मीटिंग थी और उस मीटिंग में भाषण करते हुए कहीं दूर से बीजेपी के मीटिंग की आवाज लाउड स्पीकर की आ रही है, तो वह मीटिंग छोड़कर निकल गई। मेरी मीटिंग चल रही है तो दूसरी आवाज क्यों आ रही है? अरे अजीब बात है। इस देश में डेमोक्रेसी है ना। आधे किलोमीटर पर अगर दूसरी पार्टी की प्रचार सभा हो रही है तो उसकी भी आवाज आएगी। तो आप बोलेंगे तो बाकी सबको चुप बैठना है। ये जो आप ममता दीदी का एटीट्यूड देखो,
तो आपको पता चलेगा कि वो एटीट्यूड उनको लेकर डूबा है। मैं नहीं मानता कि बीजेपी ममता दीदी को हराने वाली है, ममता दीदी ही खुद को हराने वाली है। ममता दीदी जो रास्ते की कार्यकर्ता थी, ग्राउंडेड कार्यकर्ता थी, वो राजा बन गई, और वो राजा बन गई या रानी बन गई, वही उसी ने ही रास्ते पर की ममता का करियर खत्म कर दिया। बात ये है, देखते हैं अभी 4 तारीख को फाइनल रिजल्ट तो आने वाला है, देखेंगे क्या होता है। 29 अप्रैल को जब फाइनल राउंड का मतदान हो रहा था पश्चिम बंगाल में भाऊ, और शाम को एग्जिट पोल भी आ गए 5 राज्यों के, लेकिन जब मतदान हो रहा था तो देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 जगह देखा। पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करते हुए, यानी जो हमारी विरासत है उसको नमन करते हुए, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे सांस्कृतिक प्रतीक हैं, जो आस्था के केंद्र हैं, उनको नमन करते हुए फिर देखा कि उत्तर प्रदेश में मेरठ से प्रयागराज तक जो एक सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बना है, उसको हरदोई में राष्ट्र को समर्पित किया। यानी विरासत और विकास दोनों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर रखते हैं, और केवल नजर नहीं रखते हैं, उसको फलीभूत करते हैं, जिसका शिलान्यास करते हैं, उसका उद्घाटन करते हैं। देश में ये चीजें देखी नहीं जाती थी अतीत में, अब ये होती हुई दिखाई दे रही हैं। देश बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये उनकी क्वालिटी है जो लोगों को आकर्षित करती हैं, प्रेरित करती हैं, और उनके भीतर एक आशा जगाती हैं। बिल्कुल, वो तो है, इसीलिए तो लोग, मुझे किसकी उसका बयान था याद नहीं, लेकिन उसने बोला था कि मैं जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं कि जिसने शिलान्यास किया उसी ने उद्घाटन किया, नहीं तो 3-3 पीढ़ियां निकल जाती थी। तो ये हुआ है, ये बदलाव हो रहा है। अब देखो, सालों से, दशकों से पुराना जो संसद भवन था, इन्होंने नवा संसद भवन खड़ा किया, नया सेंट्रल विस्टा खड़ा कर दिया 5 साल में। तो उसका कोई मतलब होता है ना? लोग जब देखते, इसके लिए बुद्धिजीवी होना जरूरी नहीं होता, अपनी बच्चे के आंख को भी दिखाई देता है। अगर आप लेंसकार्ट का यानी बुद्धिजीवियों का चश्मा लगाओ तो आपको वो दिखाई नहीं देता और आपके समझ में नहीं आता। फिर आप पुरानी बातें, रटरटाई बातें बोलते रहते हो, तो उससे कुछ होने वाला है, उसका नुकसान। इतनी सालों से, 25 सालों से आप उस इंसान को गाली दे रहे हो और जनता उसके पीछे खड़ी हो रही है। तो समझना पड़ेगा आपको कि आप में गलती है। दुनिया गलत नहीं होती, दुनिया गलत नहीं होती। अगर बार बार आप अनुभव करते हो कि आपने बोला, आपने किया, वो गलत साबित हुआ, तो बात सीधी है, आप में कुछ गलती है, दुनिया गलत नहीं है। तो आइंस्टाइन एक बात बोलता है ऐसे बुद्धिजीवियों के लिए, तो कि वही गलती बार बार करना और कोई अलग रिजल्ट सामने आए इसकी प्रतीक्षा करना, उसको बुद्धिजीवी कहते हैं। तो ये होते रहता है, उसको हम सेक्युलर बुद्धिजीवी बोल सकते हैं। तो मोदी अलग किस्म का इंसान है, वो एक कमिटेड इंसान है कि मैं ये करने आया हूं, इसका मेरा अवतार ही इसके लिए, मेरी जिंदगी इसके लिए, ये मानकर वो चल पड़े। अब ये जो मानते नहीं कि कमाल है साला, ये कुछ पैसा खाता नहीं, अपने खाते में पैसा डालता नहीं, अपने परिवार के लिए कुछ करता नहीं। तो जब आपको, मुझे याद है मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे, जहां हिरोशिमा वगैरह पहला एटम बॉम्ब फेंका गया था, तो वहां की अगली बहुत सारी नस्लें थी, वो खराब उनका पैदाइश हुई, किसी की आंख नहीं है, किसी का कान नहीं है, और वो बच्चे वैसे ही वहां बड़े होते थे, तो वो बंद करके रखा था। और कोई टूरिस्ट आता है तो उसको गाइडेड टूर होती थी। एक बार कुछ अमेरिकन गलती से निकल गए, तो वहां बर्ताव कैसे करना वो देखना। तो वो अचानक बच्चों के सामने गए, बच्चों को बाहर के लोगों को दिखाया नहीं जाता था, बच्चों के सामने। तो ये
अमेरिकन बड़े अच्छे दिखने वाले, खूबसूरत दिखने वाले लोग देखकर वो बच्चे रोने लगे। तो अमेरिकन के समझ में नहीं आया क्या हो गया, ये रो क्यों रहे। तो गाइड ने उनको बताया कि एक इंसान के शरीर में जितने अवयव होते हैं वो पूरे के पूरे होना उनको विद्रूप लग रहा है, समझा। वो विद्रूप लग रहा था, असलियत में वो बच्चे विद्रूप थे। तो लेकिन उनकी नजर जो सेट हो जाती है, तो ऐसा है कि मोदी जी इतना काम करते तो इतना काम इंसान कैसे कर सकता है, ये चोरी क्यों नहीं करता, ये इनके समझ में नहीं आता। तो ये बात है, इनके बहुत साल बाद पता चलेगा उनको कि मोदी क्या है। बहु मोदी को चलता करने की इच्छा रखने वाले देश के भीतर ही नहीं है, देश के बाहर भी बैठे हुए हैं। और उनकी लगातार कोशिश थी कि ये आदमी जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहता है, हमारे लिए अपने यहाँ का मार्केट बंद करने पे तुला हुआ है, और बहुत सारे जो दलाली के पाइपलाइन थी उनको भी काट रहा है, बंद कर रहा है। वो चाहे रक्षा सौदे हों या दूसरे तमाम चीजें हों, वो सारी ताकतें उनको हटाने के लिए पिछले 10-11 साल से अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। इसके बावजूद कुछ पर तो आपने अभी रोशनी डाली है, लेकिन ऐसी क्या क्वालिटीज हैं, या अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो मोदी किस मिट्टी के बने हुए हैं, ये उनके दुश्मन, उनको चलता कर देने का सपना देखने वाले शायद जान ही नहीं पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं। नहीं, कोई बड़ी बात नहीं होती। वो जो अगली डकलिंग की कहानी है ना, एक हंस का बच्चा पैदा हो जाता है बतखों के साथ, और वो समझ नहीं पाता, वो अलग दिखाई देता है, बाकी के बच्चे उसे सताते हैं, और वो बेचारा अकेला रोता रहता है क्योंकि उसको पता नहीं होता हंस है। और एक दिन अचानक उसको रियलाइज हो जाता है कि अरे मैं तो हंस हूं, ये तो साले मेरे सामने फालतू है। तो वो जो साक्षात्कार होता है, मैं मानता हूं कि मोदी ने समझ लिया कि भारतीय होने का मतलब क्या है। भारतीय मिट्टी से बना हुआ इंसान दुनिया जीत सकता है, ये उन्होंने जाना है। और अकेले ने नहीं जाना है, आहिस्ता आहिस्ता मोदी से प्रेरणा लेकर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग। अभी अभी धुरंधर नाम की फिल्म आई, उसने बॉलीवुड को पूरा ध्वस्त कर दिया। तो क्या आदित्य राज धर को मोदी ने मदद की है? नहीं। उसने तो एक बार किसी ने पूछा तो बोल दिया मेरे जैसे फिल्म बनाने वालों की मोदी को जरूरत नहीं है चुनाव जीतने के लिए। तो समझ में आता है, मोदी से प्रेरणा लेकर अलग अलग लोग भारत के तैयार हो रहे कि हम कुछ कर सकते। उन्होंने वो प्रेरणा हर एक के दिल में डाल दी कि हम भारतीय है, हम कहीं रुकेंगे नहीं, हम कहीं झुकेंगे नहीं। ये उन्होंने जाना है, वो और लोगों को समझा रहे हैं। जैसे बुद्ध हो गए या महावीर जैन हो गए या और कोई महान संत होते हैं, महात्मा होते हैं, उनको कोई साक्षात्कार हो जाता है, उसके बाद वो समाज को प्रेरित करते जाते हैं। उनकी महानता बहुत बाद, सालों बाद लोगों के समझ में आते हैं, और बुद्धिजीवी को समझ में आना तो बहुत दूर की बात होती है। देखो, महात्मा फुले बोले जाते हैं, अंबेडकर हम आज के जमाने में बोलते हैं, लेकिन उनके समय में उनकी निंदा ही होती रही। उस समय के बुद्धिजीवी उनकी निंदा करते रहे। जो आज बड़ी बुद्धिजीवी वर्ग फुले, अंबेडकर वगैरह वगैरह बोलते हैं ना, उनके पूर्वज देखो, उस समय के बुद्धिजीवी, वो तो अंबेडकर की निंदा करते रहे। तो उसके लिए दुख करने की जरूरत नहीं है। वो हमेशा देर से आते हैं, उनको समझ आने में देर लगती है। जिसको समझ देर से लगती आती है उसको बुद्धिजीवी माना गया। और ये हमेशा, मैंने उस पर एक भाषण भी दिया था वो पुणे में। तो ये होता है, उसके लिए हमको दुखी होने की जरूरत नहीं। भद्रलोक देखो, बंगाल की आम जनता को पिछले चुनाव में समझ आया था, इस चुनाव में भद्रलोक को समझ में आ रहा है। भद्रलोक देरी से भी बीजेपी की तरफ पहुंचा है, इससे समझ सकते हो आप। तो उनके लिए रोना धोना छोड़ दो, वो अपने आप बाद में आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं।
भाऊ आखिर में जो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए और चूंकि 29 तारीख को ही पश्चिम बंगाल में दूसरे और अंतिम चरण का मतदान हुआ था, तो 29 की शाम को ही एग्जिट पोल आ गए। भारतीय जनता पार्टी की 2 जगह सरकारें थी 5 में से, एक असम में और दूसरी पुडुचेरी में उसके सहयोगी हैं, उनके मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अब जो एग्जिट पोल आए हैं वो बता रहे हैं कि असम में हरियाणा की तरह, और गुजरात में तो कई बार रिपीट हो चुकी, तो हरियाणा की तरह तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। एक तो ये कितनी बड़ी कामयाबी है असम जैसे स्टेट में, वहां का चरित्र बदलना और लोगों को एकजुट करना, ध्रुवीकृत करना। नंबर 2, और केवल ध्रुवीकरण से भी ये काम होता नहीं है, आपको काम भी करके दिखाना पड़ता है। दूसरे, पुडुचेरी में भी एनडीए रिपीट होना और इसमें पश्चिम बंगाल प्लस होना। वहां पर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री जिस दिन शपथ लेगा, रिजल्ट तो खैर 4 को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल जो 7 एग्जिट पोल आए हैं उनमें से 5 का कहना है बीजेपी की थंबर मेजोरिटी मिलने जा रही है और आराम से सरकार बनाएगी। और एक्सिस माई इंडिया का कल सुबह, आज शाम को आने वाला है। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि यहां से आप भारत की राजनीति को किस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं? देखो, मैं मानता हूं कि गुजरात में जो एक मिशन मोदी ने शुरू किया था मुस्लिम वोट बैंक के खिलाफ, उसका समापन बंगाल में होगा। मुस्लिमों की तरफ पीठ करके आप इस देश की राजनीति नहीं कर सकते, आप चुनाव नहीं लड़ सकते, सरकार तो बिल्कुल नहीं बना सकते। तो उन्होंने 2014 में सरकार बना के दिखाया था। 2017 में यूपी में एक भी मुस्लिम एमएलए अपने साथ ना होते हुए सरकार बनाकर दिखाया। बिहार, असम और चौथा बंगाल, ये मुस्लिम वोट बैंक की 4 बड़ी ब्रांचेस थी, उसमें एक बची थी बंगाल। और 4 तारीख को बीजेपी को बहुमत मिलने से हमारे देश की राजनीति में, चुनाव की राजनीति में जो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति थी वो खत्म हो जाएगी। और दूसरी बात, मैं मानता हूं कि बंगाल बीजेपी जीतेगी, उसके बाद घर वापसी का एक मामला शुरू हो जाएगा और वो घर वापसी का मामला आगे चलकर पूरे बांग्लादेश तक फैलेगा और पूरा बंगाल इकट्ठा हो जाएगा और आगे 30-35 साल में शायद अखंड भारत हो जाएगा सनातनी। ये मुझे लगता है, ये दूर की बात है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऐसी चीजें होती है, क्योंकि हम तलवार लेकर हमारा रिलीजन, हमारा कल्चर किसी पर थोपते नहीं है, लेकिन बदलाव पर हम विश्वास रखते हैं, वही तो सनातन है। और इसलिए जो 2000 यानी 21वीं सदी में शुरू हो गया, वो 2001 में मोदी जी मुख्यमंत्री बने, उसका ये पहला पड़ाव है कि देश की जो मुस्लिम वोट बैंक की आखिरी ब्रांच है बंगाल में, वो खत्म होने जा रही है। तो पूरी दुनिया को अगर शांति चाहिए तो हिंदुत्व और सनातन के पास आना पड़ेगा और ये इसकी शुरुआत होगी। कुछ लोगों ने बीच में जो महिला बिल फेल हो गया उस पर लिखा है कि ये बीजेपी की क्या बोला, बिगिनिंग ऑफ द एंड। तो मैंने उस पर एक मराठी में वीडियो बनाया कि ये बिगिनिंग ऑफ एंड नहीं है, ये बिगिनिंग का एंड है, यानी अगले टर्म में और लोगों का एंड शुरू होने वाला, ये दूसरों के एंड की शुरुआत है। भाऊ बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए और बेहद महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालने के लिए। बहुत सारे प्रश्न जो दर्शकों के भी दिमाग में चलते रहते हैं वो मैंने आपके सामने रखे थे। बहुत बहुत धन्यवाद भाऊ आपका। थैंक यू सो मच। नमस्कार।